11th क्लास बेटा। हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों पढ़ लिए हैं। आज थर्ड लॉ के कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर एक है द ऑब्जेक्ट सपोर्ट ऑन ए टेबल। तो अगर इस डायग्राम को आप देखते हो तो एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का वेट W के बराबर है। इसका मतलब W वेट के साथ या W फोर्स के साथ ये ऑब्जेक्ट जो है इस टेबल को नीचे की तरफ दबा रहा है। दबाना क्यों है? क्योंकि वो अपना वेट की वजह से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो टेबल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, बट वो नीचे जा नहीं पा रहा। इसका कारण क्या है कि टेबल अपनी तरफ से ऊपर की तरफ एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, और ये W और ये रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है इस जगह के ऊपर स्टेबल है। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। यही कारण है कि ये ब्लॉक जो है टेबल के ऊपर स्टेबल है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है आपके पास। इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्राइव ए नेल इनटू द वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक। अगर आप एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ते नहीं हो और उसके अंदर एक कील ठोकना चाहते हो तो ये आपसे पॉसिबल नहीं होगा। पकड़ने का मतलब क्या है कि आप दूसरी तरफ से एक फोर्स लगा रहे हो। जितना हैमर से एक्शन होगा कील के ऊपर, वुडन ब्लॉक उतना ही अपनी तरफ से रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, और वो रिएक्शन के लिए आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। जब आप अपने हाथ से पकड़ते हो तो आप एक फोर्स ट्रांसफ़र करते हो वुडन ब्लॉक में, वही आपका रिएक्शन होगा। और एक्शन और रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब उसके बाद ये बड़ी अच्छी एक एग्जांपल है। इन ऑर्डर टू वॉक वी प्रेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब भी हम चलते हैं तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, अपने पैरों से अर्थ सरफेस को पीछे की तरफ धकेलना चाहते हैं या धकेलने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, अर्थ बहुत बड़ी है, मास भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारी फोर्स के साथ अर्थ तो पीछे की तरफ नहीं जा पाती है, बट अर्थ उसके अपोजिट जो है वो रिएक्शन प्रोड्यूस करती है जितना हम एक्शन पीछे की तरफ करते हैं, और उसी रिएक्शन की वजह से, अर्थ के रिएक्शन की वजह से हम आगे की तरफ पुश होते हैं और हम आगे चलना शुरू कर देते हैं। सो हमारे चलने के जो प्रोसेस है उसके पीछे भी आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पे है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और आइस। आइस और सैंड के ऊपर हम नहीं चल पाते। जो पीछे वाला जो हमने अभी एप्लीकेशन की थी उसी के साथ ही ये मिलती जुलती हो जाएगी। हम सैंड के ऊपर या आइस के ऊपर पीछे क्यों नहीं हम चल क्यों नहीं पाते? क्योंकि जब हम आइस के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली फ्रिक्शन आइस के ऊपर कम होता है, तो उस वजह से हम अर्थ को पीछे पुश ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो फीट है वो स्लाइड कर जाए, स्लिप कर जाता है। तो अगर हम अर्थ को या सरफेस को पीछे पुश नहीं कर पाते हैं तो अर्थ भी हमें आगे की तरफ रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी और हम चल नहीं पाएंगे। सिमिलरली सैंड के ऊपर क्या होता है, सैंड की जो दो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं। हमारे शूज़ या हमारे पैरों के साथ तो सैंड स्लिप नहीं करेगी, बट उसके अपने पार्टिकल्स जो हैं वो स्लिप करने शुरू हो जाते हैं, और जिस वजह से एक्शन नहीं हो पाता, और जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल यहाँ पर है, वाइल स्विमिंग द स्विमर पुश द वाटर बैकवर्ड। आपने कई बार नोट किया होगा, जब खुद भी कभी स्विमिंग की हो तो अपने हाथों से हम लोग क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ हम जो है बोट में भी करते हैं। कई बार वो, इसको आप चप्पू बोलते हो, तो उसके साथ क्या करते हो, पानी को पीछे करने की कोशिश करते हैं, जिसका रिएक्शन क्या होता है कि पानी हमें आगे की तरफ जो है वो धकेलता है। जितना हम एक्शन करेंगे पानी को पीछे धकेलने के लिए, उतना ही उसका रिएक्शन होगा, वो हमें आगे की तरफ धकेलेगी। सिमिलरली द फ्लाइंग ऑफ बर्ड, जो बर्ड्स उड़ते हैं यहाँ पर भी यही प्रोसेस होगा। बर्ड किस तरह से उड़ते हैं आपने नोट किया होगा, वो अपने विंग्स के साथ हवा को नीचे की तरफ धकेलते हैं, बट उसका रिएक्शन क्या होता है, हवा जो है उस बर्ड को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। इसकी वजह से बर्ड जो है वो फ्लाई करना शुरू हो जाते हैं। एक और एग्जांपल है, द वाटर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल इन द बकेट बाय पासिंग द रोप अराउंड द पुली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं,
ये फोर्स क्या कर रही है, इस पुली को नीचे की तरफ खींच रही है, बट उसका रिएक्शन क्या होगा, ये बकेट जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाती है। उसके बाद स्प्रिंग की एग्जांपल एक दे रखी है, जो है आपके पास स्प्रिंग बैलेंस होता है, तो इसमें वेट जो है ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचता है, और जितना स्प्रिंग को आप नीचे की तरफ खींचते हो, स्प्रिंग उतना ही रिएक्शन ऊपर की तरफ करता है, जिसकी वजह से वो जो है बैलेंस बन जाता है दोनों के बीच। अगर स्प्रिंग उसको वापस ऊपर की तरफ खींचे ही ना, तो ये वेट जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक आर्टिकल है, बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जिसको कहते हैं अपेरेंट वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन द वेइंग मशीन। वेइंग मशीन या लिफ्ट के अंदर अपेरेंट वेट कितना होगा या चेंज कितना होता है अगर वो मूव करना शुरू कर देती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इस आर्टिकल को हम कॉपी के ऊपर नोट कर देखते हैं एक बार। तो अगर तो लिफ्ट या फिर एलिवेटर कोई भी है वो स्टेशनरी है या फिर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलेरेशन उसकी जीरो होगी। जब एक्सेलेरेशन जीरो होगी तो वेइंग मशीन के ऊपर अपेरेंट वेट उस mg के इक्वल होगा। ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं, सो रियल वेट और अपेरेंट वेट दोनों आपस में इक्वल रहते हैं। ये कौन से केसेस हैं, जब एलिवेटर और लिफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ऊपर जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नीचे आ रही है या रुकी हुई है। तो उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड केस हम लेते हैं, व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एक्सेलेरेशन, किसी एक पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रही है। अगर इस डायग्राम को देखो तो ऑब्जेक्ट का वेट तो नीचे की तरफ ही रहेगा एलिवेटर के ऊपर, और उसका जो रिएक्शन है, एलिवेटर का फ्लोर है, उसका रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। अगर यहाँ पे वेइंग मशीन रखी हुई है तो वेइंग मशीन का रिएक्शन भी ऊपर की तरफ, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सिंपल सी बात है कि ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होगी और नीचे वाली फोर्स कम होगी। तो ऊपर वाली फोर्स क्योंकि R है, R माइनस mg नीचे वाली फोर्स, विच इज़ इक्वल टू ma, वो ma के बराबर हो जाएगी, वेयर a इज़ द एक्सेलेरेशन विद विच द लिफ्ट मूव, विद एक्सेलेरेशन के आगे a लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो r किसके बराबर हो जाएगा, mg प्लस a। तो इसका मतलब अगर आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ चलते हो तो अपेरेंट वेट जो लिफ्ट के अंदर होगा डेट इज मोर देन द एक्चुअल वेट, किसके बराबर हो जाएगा, mg प्लस a। अगर एक्सेलेरेशन जीरो हो गई तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू mg, रियल वेट के इक्वल हो जाएगी। जितनी ज़्यादा एक्सेलेरेशन होगी वेट उतना ही बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को आप इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज आपके हाथ में स्प्रिंग बैलेंस है, जैसे अभी मैंने वहाँ पे बताया, तो स्प्रिंग बैलेंस को आप एक झटके के साथ ऊपर की तरफ खींचते हो, तो इसका मतलब आपने एक्सेलेरेशन लगाई उसको ऊपर लेके जाने के लिए, तो आप देखोगे कि स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है और उसकी वजह से वेट जो है वो ज़्यादा वैल्यू जो शो करेगा। अब सेकंड उसके बाद है व्हेन लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलेरेशन, अगेन एक्सेलेरेशन a के बराबर ही होगी। तो उस केस में अब क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो नेचुरली mg ज़्यादा होगा, r कम होगा, तो mg माइनस r इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपेरेंट वेट जो है डेट इज इक्वल टू mg माइनस a। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, g माइनस a, मतलब वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। तो जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, कुछ एक्सेलेरेशन होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ऊपर की तरफ जाते टाइम अपेरेंट वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा, और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो अपेरेंट वेट थोड़ा सा डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये एप्लीकेशंस हैं बेटा थर्ड लॉ की कुछ, जिसमें से ये वाली एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो छोटे क्वेश्चंस में आएंगे, ये हो सकता है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाए या न्यूमेरिकल्स भी इसके साथ रिलेटेड आ जाए, तो इनको अच्छी तरह से करना है बेटा आपने।